आई एम सॉरी, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। ये एक दूसरा डेस्क था और यहाँ बैठा नौजवान काफ़ी होश इखलाक था। ना इससे ऑनलाइन टिकट बुक हो रहा था, ना कार्ड यहाँ काम कर रहा था। पाकिस्तानी बैंकों के मसले, उफ। ऊपर से इसके पास इतना कैश भी नहीं था कि टिकट की कीमत भर सकती। एयरलाइन तो बाद में वापस करेगी, अभी तो लाखों रुपए का यह खर्चा इसे ही करना था। माही को एक दफ़ा फिर एयरपोर्ट की दीवारें तंग होती महसूस हो रही थीं। कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन्स। इसका दिल धड़े मार मार के रोने को चाह रहा था। एक दफ़ा फिर ट्राई कर दें। इसने अपना कार बढ़ाया। नौजवान ने फिर से इसे लगाया, लेकिन बेसूद। इसने माजरत के साथ कार्ड वापस कर दिया। माही की आंखें फिर से गीली हुईं। कमर का दर्द अब शदीद होता जा रहा था। इबाद भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसे अब कहीं बैठना था। करीबी वेटिंग एरिया में लोहे की गैर आरामदा कुर्सियाँ रखी थीं और सब फुल थीं। वो एक राहदारी में मुड़ गई और छोटे कदमों से आगे चलने लगी। इबाद का फ़ोन ऑफ था। ससुराल फ़ोन करने की हिम्मत नहीं थी। इबाद के ख़ानदान में बातें आगे निकल जाती थीं। सारे पाकिस्तान को खबर हो जाती और सब कहते कि माही की गलती है। सास ने कहा भी था कि कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लो। सब इसका मजाक उड़ाएंगे, 4 सदा के पेंडू कहेंगे इसको। 20 साला मबीना मबीन की आंखें फिर से भर आईं। ओह, वो क्या करें। वो छोटे छोटे कदमों से चलती आगे बढ़ रही थी। इसने चंद लोगों को रोककर पूछा भी कि वो क्या करे, लेकिन सब इस मर्द जैसे ना थे। लोग जल्दी में थे। किसी की फ़्लाइट निकली जा रही थी, किसी को सामान उठाने की जल्दी थी, किसी के पास रुक के मशवरा देने के लिए वक्त नहीं था। एक राहदारी में स्मोकिंग रूम्स बने थे। शीशे की दीवार के पार कुछ मर्द और औरतें किसी एक तरफ मुंह किए स्मोकिंग करते दिखाई दे रहे थे। क्या नशा था, क्या नशा था ये भी। एयरपोर्ट्स पे भी इनको चैन नहीं था। माही ने नापसंदीदगी से इन्हें देखा और सर झटक के आगे बढ़ने लगी। और तभी वो इसे दोबारा नजर आया। वो रुक गई। वो एक कुर्सी पे बैठा, टांग पे टांग जमाए, लबों में सिगार दबाए हुए था। वो दूसरे लोगों की तरह मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बस खामोशी से छत को देखता कुछ सोच रहा था। इस इंसानों से भरे एयरपोर्ट पे मबीना मुबीन को जैसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो शीशे की दीवार के करीब आई और इसके ऐन सामने आके दस्तक दी। वो इसी तरह ऊपर देखता रहा। आवाज़ इस तक नहीं पहुंची थी। शायद वो किसी ख्याल में गुम था। कुछ उदास सा था इसके बारे में। माही ने झंझरा के ज़ोर से शीशा बजाया। चंद लोग इधर देखने लगे। किसी ने उसे बताया कि दरवाज़ा बाहर से खुल सकता है। वो समझे वो अंदर आना चाह रही है। किसी ने इस आदमी को पुकारा, कोई इसे बुला रहा है। वो चौंका। निगाह शीशे के पार खड़ी इस लड़की पे पड़ी तो इसने गहरी सांस ली। नॉट अगेन, माहिर फरीद ने उकता के सोचा। फिर कंधे उचका के पूछा, क्या है। बाहर आए। वो परेशानी से इसे बाहर बुला रही थी। सिर्फ वही था जो इसे दुरुस्त मशवरा देगा। तुम अंदर आ जाओ। वो टेक लगाए बैठा रहा, बस 2 उंगलियों से इशारा किया। यहाँ से आवाज़ नहीं जाती थी। इसके इशारे पे वो झंझला गई। प्लीज़ बाहर आएँ। माहिर कदरे उकता के उठा और लंबे लंबे डग भरता बाहर आया। सिगार हाथ में था। शीशे का दरवाज़ा ज़रा सा खोल के बाहर देखा। बहुत सा धुआं भी बाहर आया। अंदर आ जाओ। मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं सिगार के दरमियान में हूँ। मैं इस धुएं के करीब नहीं जा सकती, झंझरा के बोली। अब इसको क्या कहें। आप पहले मेरी बात सुन लें, फिर सिगरेट पी लेना। माहिर फरीद के माथे पे बल पड़ गए। ये सिगरेट नहीं, सिगार है। उंगलियों में फंसा सिगार उठा के दिखाया। हाँ तो एक ही बात है, वो भी जहर, ये भी जहर। अच्छा बाहर आए, मेरी बात सुने। वो यूं दरवाज़ा खोल के नहीं खड़ा हो सकता था। बददिली से सिगार बिन में उछाल दिया और बाहर आ गया। अब क्या हुआ। गहरी सांस लेके पूछा। चेहरे पे कौफ थी। मेरा शोहर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। माहिर ने गहरी सांस ली। ओह, तुम्हारे पास 6 घंटे हैं। बार बार कॉल करो, उठा लेगा। अगर ना उठाया तो मैं क्या करूंगी। वो परेशान थी, रोने वाली, चिड़चिड़ी सी। वो सीढ़ियाँ देख रही हो। इसने बाजू लंबा करके एक तरफ इशारा किया। ऊपर जाओ और जाके किसी पब्लिक लाउंज में बैठ जाओ और इंतज़ार करो। माहिर ने इस तरफ देखा। बरकी सीढ़ियाँ जामन थी। लिफ्ट नहीं है, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। वो चौंका। सिगरेट के धुएं से बचना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, बात बात पे रोना। ओह, इसके कंधे ढीले हुए, तासरात बदले। आओ मेरे साथ। वो चुपचाप इसके पीछे चल दी। माही दोस्त नहीं बनाया करती थी।
वो हर एक पे शक करती थी, लेकिन कुछ था मकनातीसी सा इस आदमी के बारे में, कुछ ऐसा जो दिल को गैर आरामदा नहीं होने देता था। इस वक्त तो कोई गैर मुल्क में अकेली थी और सब ने कहा था कि किसी अजनबी पे बिलखुसूस पाकिस्तानियों पे भरोसा ना करना, लेकिन मबीना मुबीन ने इस पे भरोसा करने का फ़ैसला किया था। वो इसे कुछ देर अपने पीछे चलाता गया, फिर एक एक्सीलेटर के दहाने रुका। वहाँ बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। माहिर ने अपना फ़ोन निकाला और इसमें मौजूद कार्ड स्कैन किया, फिर इसकी तरफ इशारा किया, यह मेरी गेस्ट है। सीढ़ियाँ उन्हें ऊपर ले गईं, जहाँ अलमरजान लाउंज बना था, दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट का बेहतरीन फर्स्ट क्लास लाउंज, रंगों और रोशनियों की एक अलग दुनिया। वो बेख्तियार गर्दन ऊपर नीचे मोड़ के अतराफ को देखने लगी। चंद लम्हों के लिए वो अपनी सारी परेशानी भूल गई थी। एक बड़े से हाल में जगह जगह आरामदा सोफे रखे थे, जर्द ख्वाबीदा सी बत्तियां जल रही थीं। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ अपने फ़ोन्स और लैपटॉप्स पे लगे थे। एक तरफ वसी और अरीज तालाब बना था। तालाब के ऊपर छत चमकदार थी, इसकी रोशनी के अक्स से तालाब का पानी झिलमिला रहा था। ये कोई और दुनिया थी। इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वालों को लोहे की कुर्सियाँ मिलती थीं। यह फर्स्ट और बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाले उम्रा का लाउंज था। माहिर ने पानी के करीब रखे एक सोफ़े की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। टांगों और कमर को सुकून आया। बैकपैक मेज़ पे रखा। अब तुम यहाँ आराम से इंतज़ार करो, ऊपर रेस्टोरेंट में बुफे लगा होगा, वहाँ जाके खाना खाओ और मसले का कोई हल निकालो। वो हदायत देता बस जाने लगा था। आप कहाँ जाएंगे? वो तेज़ी से बोली। दिल एकदम घबरा गया। मैं यहीं कहीं बैठ जाऊँगा, मेरा सिगार टाइम तो तुमने खराब कर ही दिया है। अगर हाँ हो ही गया है तो आप यहीं बैठ जाएं, बस मेरा शोहर फ़ोन उठा ले तो आप चले जाइएगा। इसे समझ में नहीं आया कि वो इसे कैसे रोके। सोचें आपकी बहन मुश्किल में होती तो आप क्या करते? अपनी तरफ से माहिर ने टिपिकल पाकिस्तानियों वाला हर बात इस्तेमाल किया था। माहिर के सारे असाब तान गए। इस बात की चोट अलग सी थी। इसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से इसके सामने सोफे पे बैठ गया। थैंक यू। वो ममनून हुई, दिल को सुकून आया। वो अकेली नहीं थी। और सॉरी आपका सिगरेट टाइम ख़राब करने के लिए। सिगार। आज इसने गुस्से से तस्हीह नहीं की, बस तालाब को देखते हुए धीरे से बोला, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, सिगरेट जहर है। वो पानी पे रक्स करती रोशनियाँ देख रहा था। और सिगार क्या है? मेरी महबूबा। वो इसी संजीदगी से बोला तो माही एकदम हंस पड़ी। सिगार आपकी एडिक्शन है, महबूबा वगैरह नहीं। अपने अज़ली अंदाज में बोली। फिर एहसास हुआ कि अपनी मदद करने वाले आदमी को नाराज़ करना दानिशमंदी नहीं थी। जल्दी से मुस्कुराहट रोकी। सॉरी, मैं क्या पीऊँगी? मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। थैंक यू, मैं कैफ़ीन से परहेज़ कर रही हूँ। माहिर फरीद ने गहरी सांस ली। कम उम्री की शादी, पहला बच्चा, ये कोई वहमी लड़की थी, प्रेगनेंसी खोने से डरने वाली, वरना इतना क्या परहेज़। खैर, वो बात को फिर से कॉल मिलाने की कोशिश करने लगी। बेसूद थक के इसने माँ और माला को कॉल की। दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे थे, शायद अभी वलीमे से वापस नहीं आए थे। अलमरजान लाउंज के माहौल ने इसके असाब को रिलैक्स कर दिया था। खैर है, इसके पास बहुत वक्त है, वो बेहतर महसूस कर रही थी। ग्रीन टी का कप इसके सामने मेज़ पे रखा गया तो वो चौंकी, फिर फ़ोन रख दिया। वो अपना कॉफ़ी कप लिए सामने बैठ रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे? इसे पहली दफ़ा इस अजनबी में दिलचस्पी हुई। लंदन से। वो घूंट भरते हुए तालाब की तरफ देख रहा था। वो इसके बरतानवी लहजे से पहचान चुकी थी। और कहाँ जा रहे हैं? वापस लंदन। वो चौंकी। आप आते साथ ही वापस जा रहे हैं? खैरियत है? हाँ, वो ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था। फिर आपके आने का क्या फ़ायदा? टिकट ही ज़ाया कर दिए। अमीर लोगों के भी मज़े हैं। कप उठाते हुए इसने कह डाला। अब इससे ज़्यादा मबीना अपनी ज़ुबान कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अच्छा, और क्या मज़े हैं अमीर लोगों के? वो टेक लगाए टांग पे टांग जमाए बैठा इसे देखने लगा। वो किसी भी वक्त मर्ज़ी की फ़्लाइट ले सकते हैं, मेरी तरह एयरपोर्ट्स पे ख्वार नहीं होते। तुम अपने शोहर के घर वालों को कॉल कर सकती हो? हरगिज़ नहीं, मेरा सारा ससुराल न्यूयॉर्क में इकट्ठा है। इनको बता दिया तो वहाँ जो मेरे साथ होगा ना, वो बस मुझे ही पता है। झुझरीली। वो चौंक के इसे देखने लगा, जैसे तशवीश हुई हो। क्या वो तुम पे हाथ उठाएंगे? माही का चेहरा गुलाबी हुआ।
कोई वो हाथ उठाए तो सही, मैं हाथ तोड़ के रख दूंगी। मेरी माँ ने मुझे कमज़ोर औरत नहीं बनाया। हाँ, इसका चेहरा तमतमाने लगा था। मुझे सिर्फ गॉसिप का मौजू बनने से डर लगता है, कोई मुझे बेवकूफ़ ना कहे। हाथ उठाए तो सही, मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। क्या हर औरत हाथ उठाने वाले शोहर का हाथ तोड़ सकती है? वो ठोड़ी पे उंगलियां रखे सोचती नज़रों से इसे देखे गया। बिल्कुल तोड़ सकती है, अगर वो पढ़ी लिखी हो और बिलखसूस अमीर हो। अब मेरी मुलाजमा की बेटी को देख लें, वो कप में टी बैग ऊपर नीचे कर रही थी। रोज़ पिटती है अपने शोहर से, मगर इसे नहीं छोड़ती। इस दिन बाजू टूटा हुआ था इसका। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती सीढ़ियों से गिर गई थी। माहिर एकदम चेहरा मोड़ के तालाब को देखने लगा। मुट्ठी खींच ली इतने ज़ोर से कि नाहुम हथेली में पेवस्त हो गई। अब मुझे बताएं, सीढ़ियों से कोई रोज़ रोज़ गिर सकता है क्या? मगर नहीं, एक ही बहाना है सब बेचारी औरतों के पास। फिर तस्हीह की, गरीब और मिडिल क्लास औरतों के पास, क्योंकि वही पिटती हैं। अमीर होती तो कोई हाथ ना लगा सकता। अमीर औरतों पे भी तशद्दुद होता है। वो पानी को देखते हुए बोला तो आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। माही ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब वो रिलैक्स लगती थी। नहीं होता, अब आपके लंदन में किसी औरत को कोई उंगली से छू भी ले तो वो पुलिस बुला लेगी। और लंदन में हर साल 98,000 औरतें अपने शौहर या बॉयफ्रेंड के तशद्दुद का निशाना बनती हैं। माही के लब खुल गए। क्या? इसे यकीन नहीं आया। लेकिन वहाँ तो आप पुलिस बुला सकते हैं। बचपन से ड्रामों और फिल्मों में यही देखा था कि बाहर के मुल्कों में ना कोई बच्चे को मार सकता है ना बीवी को। ये 98,000 वो औरतें हैं जो पुलिस को बुलाती हैं। फिर चंद दिन की दूरी और ज़रा सा जुर्माना भरने के बाद इनका आदमी इनको मना लेता है और वो वापस इसी टॉक्सिक रिश्ते में चली जाती हैं। लाखों औरतें वो हैं जो पुलिस नहीं बुलाती, और वो अमूमन, इसने थूक निकला, पढ़ी लिखी और अमीर औरतें होती हैं। माही के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। पढ़ी लिखी अमीर औरतें क्यों शोहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं? सामने बैठे मर्द की बुरी आंखों में तालाब के पानी का सुबरा। शायद इनके बेटों ने इनको छोड़ दिया होता है। माही ने उलझ के इसे देखा। हैं? बेटे कहाँ से आ गए? माहिर ने सर झटका और हल्के से कनपट्टी को छुआ। जब से हलाल ने वो बात कही थी, इसका सर दर्द से फटे जा रहा था। नहीं उठाया तुम्हारे शोहर ने फ़ोन? इसको तो मैं अमेरिका जाके पूछूंगी, कमबख्त। इसने दांत कचकचाए, फिर घड़ी देखी, अभी काफ़ी वक्त था। वलीमे से वो जल्द वापस आ गई थी। वापसी का सारा रास्ता इसने माँ से कोई बात नहीं की। वो बस खिड़की के पार देखती रही। माँ ने बीच रास्ते में इसका हाथ थामा। इनका हाथ अब भी ठंडा था। छोटे लोगों की छोटी बातों को बुरा नहीं मनाते, लेकिन इसने हाथ छुड़ा लिया। बस खुशक आंखों से बाहर देखे गई। घर आके वो ऊपर स्टूडियो में चली गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। माला यही किया करती थी। इसे जब भी कोई सदमा मिलता, वो खुद को हर चीज़ से अलग कर लेती, दूर चली जाती, सबको छोड़ देती। ये इसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। माँ ने 2-3 दफ़ा बख्तबी के हाथ पैगाम भेज के इसे बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। माँ किचन काउंटर के साथ कुर्सी पे बैठी थी जब बख्तबी ट्रे वापस लाई। चेहरे पे मायूसी थी। हूर जहाँ बेगम ने एक ठंडी सांस भरी और इसे जाने का इशारा किया। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर वो उठी और खाने की ट्रे उठा ली। इनके घुटने अब पहले जैसे नहीं थे। घर में वो सारा दिन चलती फिरती थी, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना दुश्वार था। हफ्ते बाद जाके ऊपर सफाई का जायज़ा लेती। अलबत्ता आज वो खुद ट्रे उठाए संभल संभल के सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। स्टूडियो की तरफ जाते जीने बैरूनी थे, लोहे के जीने जिनके दरमियान हिला था। माँ ऊपर आई तो इन्हें सांस चढ़ चुका था। चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेकर तनफ्फुस हमवार किया, फिर अपने भारी हाथ से दरवाज़ा बजाया। कलाई पे पड़े सोने के कंगन छनक उठे। बेटे, खाना खा लो। खाने से क्या नाराज़ी? मुझे भूख नहीं है माँ, आप जाएं। वो बस हल्का सा इतना सी बोली। वो स्टूडियो के फर्श के वस्त में बैठी थी, घुटने सीने से लगा के इन पर थोड़ी टिका रखी थी। आंसू आंखों से निकल के चेहरे के दानों पर फिसलते जा रहे थे। माला, मेरी बेटी। उन्होंने अपने ठंडे हाथ से फिर दस्तक दी, मगर वो नहीं हिली। फिर आस्था से झुकी, ट्रे चौखट पे रखी, एक हाथ से रीलिंग का सहारा लिया और दूसरा घुटने पे रखे वहीं ऊपरी जीने पे बैठ गई। दुपट्टे के पल्लों से गर्दन का पसीना थपथपा के खुशक किया। ये ओपन एयर जीने थे। यहाँ से बैठ के देखो तो सारी कॉलोनी और इसके लहलहाते दरख्त नजर आते थे।
हर घर के सामने एक छोटा सा सब्ज किता इस घर के मालिक की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। तुम पूछती थी कि मैं पौधे क्यों गाती हूँ। हवा से इनका दुपट्टा उड़ने लगा तो इसे सर पे टिका के कानों के पीछे उड़स लिया। निगाहें इन दरख्तों पे जमी थी जो कितार की सूरत में सड़क किनारे उगे थे। हर घर का अपना दरख्त था। वो घुटनों से सर उठा के गौर से सुनने लगी। और मैं कहती थी कि पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, आंखों की ठंडक होते हैं। वो नीम अंधेर स्टूडियो में बैठी खामोशी से सुने गई। लेकिन असल बात ये नहीं थी बेटे। मुझे मेरे पौधे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मेरी तरह तन्हा थे। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे बचपन में मुझसे जुदा हो गए थे। वो धीरे से उठी और बिना चाप के चलती हुई दरवाजे तक आई, फिर इसके साथ बैठी, यूं क्या पुश दरवाजे से लगा ली। अगर मैं लोगों की बातों को दिल पे लगाए रहती तो मैं ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे तय करती, अपने बच्चों को अकेले कैसे पालती। माला ने सर दरवाजे से टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। आंसू ज़ारों ज़ार कितार बनने लगे। बाहर माँ भी ऐसे बैठी थी कि इस तरफ पुश्त थी। दोनों के दरमियान एक बंद दरवाज़ा हायल था। हर पौधा तन्हा होता है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के पौधों को नहीं देखता। इसकी जड़ ज़मीन में होती है और शाखें आसमान में। वो अपने रब की तरफ जाने के लिए अपना कद बड़ा करता है। वो बेआवाज़ रो रही थी। सारी उम्र सुना था कि वो खूबसूरत शक्ल की है, कभी अपने बारे में कोई इनसिक्योरिटी नहीं पाली। जब इसे लगा कि वो लोग इनकी माली हैसियत की वजह से पीछे हट गए हैं तो इसे इतना बुरा नहीं लगा था। लेकिन आज कैसे दो औरतों ने मिलकर इसकी सारी ज़ात को ज़मीन बोझ कर दिया था। वो अल्फाज, क्या आपने इसका चेहरा देखा था, दानों से भरा हुआ। इसके दिल में ऐसे गड़े थे कि अब निकल नहीं पा रहे थे। चेहरे के चंद निशान, सांवली रंगत, छोटा कद, मोटापा। क्या इंसान खूबसूरती के इन पैमानों को आंखों में लिए पैदा हुआ था या ये मुआशरे ने इनके जहन में फिट किए थे। माँ कह रही थी, पौधे को नहीं परवाह होती कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किसके फल इससे ज़्यादा हैं और किसके फूल इससे खुशनुमा हैं। वो बस अपने बीज का वफादार होता है, वो बीज जिसने इसे जना होता है। वो अपनी सारी तवानाई इस बीज को दरख्त जितने कद तक पहुंचाने में सर्व करता है। इसने आंखें खोली। स्टूडियो तारीक और खामोश था और धुंधला भी। आंसू आंखों से गिरना रुक गए थे। माँ अब घुटनों पे हाथ रखे खड़ी हो रही थी। सब लोग एक जैसे नाकदरे नहीं होते। किसी एक की वजह से हर नई दस्तक का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। वो चौंक गई। माँ को मालूम था वो क्या सोच रही थी। वो इसकी माँ थी। अब जीने उतरने की चाप सुनाई दे रही थी। इसने आंखें रगड़ी और मोबाइल निकाला। फिर धुंधली बसारत के साथ ज़हीर को कॉल की। ज़हीर, मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ। इसकी आवाज़ गीली थी। दूसरी जानब खामोशी छा गई। माला, ऐसा है कि अब मैं तुम्हें पार्टनरशिप ऑफ़र नहीं कर सकता। सैलरी पे मैनेजमेंट पोजीशन दे सकता हूँ, मगर तुमने पार्टनरशिप कहा था। हाँ, लेकिन अबू का कहना है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के मुझे किसी को पार्टनर ही बनाना चाहिए। अगर तुम इन्वेस्ट कर सको तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वो ज़हीर को जानती थी। वो झूठ बोल रहा था। वो समझ गया था कि इसका रिश्ता नहीं हो रहा और वो मजबूर होकर इसके पास आई है। वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि माला इन्वेस्टिंग कर सकती। माँ ने माही की शादी अभी चंद माह पहले ही की थी। ऐसे में वो एक हतीर रकम मांग के इनकी कमर नहीं तोड़ सकती थी। क्या इसे ऐसे शख्स के साथ काम करना चाहिए जो ऑफ़र देकर पीछे हट गया था, जो इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था? क्या ऐसा शख्स एक रेड फ्लैग था या एक अच्छा कोलीग? लेकिन इस वक्त इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जो इसे जल्द से जल्द घर के इस माहौल और ख़ानदान वालों से दूर कर दे। ठीक है, मुझे कबूल है। इसने फ़ोन रख दिया। ये कबूल है कहना बेहतर था उस कबूल है कहने से जिसके ख्वाब हर लड़की की तरह इसने सारी उम्र देखे थे। लेकिन कशमाला मुबीन वो इन लड़कियों में से नहीं बनेगी जो बार बार चाय की ट्राली लाएं और रिजेक्ट हों। क्या फ़ायदा इस शादी का जिसमें दूसरे के म्यार के मुताबिक खुद को एक सांचे में ढालना पड़े। इसने भी हर लड़की की तरह सोचा था कि शादी इसे खुशी देगी, लेकिन आज इसे इल्म हुआ था कि शादी खुशी का दूसरा नाम नहीं था। शादी खुशी के लिए नहीं की जाती। किस लिए की जाती है? यह खुशी क्या होती है ये इसे अभी नहीं मालूम था। शादी मुश्किल है, अकेले रहना भी मुश्किल है। इसने अकेले रहने का इंतखाब कर लिया था। इसने आंसू साफ़ किए और वहाँ से उठी। इसे नीचे जाके माँ को अपना फ़ैसला सुनाना था।
अलमरजान लाउंज की बालाई मंजिल पे एक पुरतैश और वसी और रीज रेस्टोरेंट बना था। वो अपना खाना डाल के लाया तो देखा वो मेज़ पर वैसे ही बैठी मुसलसल कॉल्स किए जा रही है। खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो इसे थोड़ी देर पहले अपने हमरा ऊपर लाया था ताकि वो खाना खा सके। अब देखा तो वो ऐसे ही बैठी थी, कदरे शर्मिंदा सी। मैं पे किए बगैर खा नहीं सकती, ये फ्री है, तुम मेरी गेस्ट हो, जाओ शाबाश खाना खाओ। वो नरमी से कह के सामने बैठा। वो अब भी नहीं उठी। माहिर ने गहरी सांस ली। क्या तुम कतर एयरलाइन से बदला नहीं लेना चाहती? तुम जितना खाना खाओगी इनको इतना ही खाना और बनाना पड़ेगा, नुकसान ही नुकसान। थोड़ी देर बाद माबीना मुबीन प्लेट भरे इसके सामने बैठी मज़े से खाना खा रही थी। 2-3 ड्रिंक्स और जूसेस भी साथ रखे थे। एक तो भूख इतनी लगी थी, ऊपर से फ्लाइट का खाना अच्छा नहीं लगा था और यहाँ तो अनवाउ शाम के खाने दस्तयाब थे। खाना अंदर गया तो दिमाग कुछ सोचने के काबिल हुआ। ना माँ या माला ने इसकी कॉल उठाई थी, ना इबाद ने। सब ठीक तो थे ना? और इससे पहले को इनके बारे में सोचती, इसका ख्याल इस आदमी की तरफ चला गया जो पिछले 2 घंटे से इसके साथ मौजूद था। माही ने गौर से इसे देखा। वो थोड़ा सा खाना डाले गायब दिमागी से खा रहा था। इसने स्वाइप कार्ड स्कैन करने के अपना मोबाइल नहीं निकाला था। वो एक वर्किंग प्रोफेशनल लगता था। क्या इसके काम नहीं होंगे? यहाँ हर कोई फ़ोन पे लगा था। वो क्यों दुनिया से कटा हुआ था? आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? वो हाथ रोक के बगौर इसे देखने लगी। माही ने झुका सर उठाया। इसकी आंखों में ना समझी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं खर्च किया। इस लाउंज में मेरे कार्ड पे कोई भी गेस्ट फ्री में आ सकता है। आप मुझे वक्त दे रहे हैं। नहीं, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। मैं अपना वक्त और पैसा कभी ऐसी जगह नहीं लगाता जहाँ से मुझे मुनाफा ना आए। और इस लम्हे माही को ख्याल आया, आपका नाम क्या है? आपने बताया ही नहीं, तुमने पूछा ही नहीं, कह के वो वापस खाना खाने लगा। माही ने चंद सानिया इंतज़ार किया। आप कौन हैं? शाइस्तगी से दोहराया। ममार। ये आपका नाम है या आप आर्किटेक्ट हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? और इसे एहसास हुआ कि वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा नाम माबीना है, खुद से बोली, और मेरे शोहर का नाम इबाद है। कहाँ से ढूंढा था तुमने ऐसा लापरवाह शोहर, बीना? वो सर झुकाए छुरी कांटे से स्टेक काट रहा था। माही ने गहरी सांस ली। लोग अक्सर इसके मुश्किल नाम को छोटा करके बीना बना देते थे। वो ऐसे कभी नहीं करता। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। वो फिक्रमंद हुई। वो मेरा वाहिद दोस्त है, मैं इसको जानती हूँ। वाहिद दोस्त? माहिर ने चेहरा उठा के ताज्जुब से इसे देखा। तुम तो बहुत गरीब निकली। मुझे दोस्त बनाने का शौक़ नहीं है। वैसे दोस्त से याद आया, आपको 1 in 50 का फ़लसफ़ा मालूम है? तुम ही बता दो। और वो वाकई जोश से बताने लगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक रिसर्च के मुताबिक एयरपोर्ट में मिलने वाले हर 50 लोगों में से एक शख्स से हम दोबारा ज़िंदगी में ज़रूर मिलते हैं। मतलब अगर मैं एयरपोर्ट पे 50 लोगों को दोस्त बनाऊं तो उनमें से किसी एक से मैं ज़िंदगी में दोबारा ज़रूर मिलूँगी। 50 में से एक? बहुत दिलचस्प। वो पहली दफ़ा मुस्कुराया। इसके गाल में गड़ाप सा बना। तभी माही का फ़ोन बजने लगा। इसने जल्दी से कांटा रखा, ऐसे कि वो गिरते गिरते बचा। बेख्तियार स्क्रीन देखी, माँ कॉलिंग। झट फ़ोन कान से लगाया। किधर थी आप? कब से कॉल कर रही हूँ? वो छूटते ही बोली, फिर रुक के सुनने लगी। क्यों, क्या हुआ? वो धीरे से वहाँ से उठा और दूर काफ़ी बार की तरफ चला गया। बारिस्ता को अपनी कॉफ़ी का ऑर्डर नोट करवाया और पलट के इसकी तरफ देखा। वो 19-20 साल की लड़की सुर्ख चेहरा लिए गुस्से से फ़ोन पे कुछ कह रही थी। आंखों में आंसू थे। माहिर ने अफसोस से सर झटका। अमीर हो या मिडिल क्लास, सबके अपने फैमिली इश्यूज़ थे। फिर वो बार काउंटर से टेक लगाए खड़ा कॉफ़ी के सिप लेता रहा, यहाँ तक कि वो कॉल से फारिग हो गई। तब वो वापस आया तो देखा वो खाना छोड़े बैठी है और चेहरा अभी तक सुर्ख है। इंशाल्लाह तुम्हारी फ़्लाइट का इंतज़ाम हो गया होगा, खंगार के कहता सामने बैठा। नहीं, मेरी अम्मी का फ़ोन था, वो पहले ही परेशान थी। मैं इनको मज़ीद क्या परेशान करती। वैसे भी इनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बहन का कार्ड भी नहीं चलेगा। बस मेरा शोहर फ़ोन उठा ले। वो फर्स्ट स्टेशन से बात को फिर से कॉल मिलाने लगी।
اس نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی اب غصے اور بے بسی کا شکار نظر آتی تھی۔ یقیناً اس کی ماں نے اسے کچھ ایسا کہا تھا۔ ابھی تک فون آف ہے اس کا۔ کیا کرتا ہے تمہارا شوہر؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولا اور ٹیک لگا لی۔ وہ 22 سال کا ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ اوہ، اتنی جلدی شادی کر لی تم دونوں نے؟ نہیں کرنی چاہیے تھی شاید۔ کیا فائدہ ہوتا ہے شادی کا؟ دوسروں کی مرضی اور معیار کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ جیسے سوچ کچھ اور رہی تھی، بول کچھ اور رہی تھی، تلخی ہی تلخی۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا، ایک ہاتھ گال تلے رکھے بغور اس لڑکی کو دیکھے گیا، جس کا چہرہ کسی بھی قسم کی سرجری یا بوٹاکس سے پاک تھا۔ تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ماہی نے بھیگی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سہیل اور سمرین آنٹی کو الٹا ٹانگ دینا، بلکہ اللہ کرے دونوں کو چکن پاکس نکل آئے، بڑا مزہ آئے گا۔ لیکن جب بولی تو سنجیدگی سے بس اتنا ہی، ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی سب سے بڑی فینٹیسی شادی ہوتی ہے، آپ کی کلاس کی لڑکیوں کی کچھ اور ہوتی ہوگی۔ وہ ایک دم ہنس دیا، زور سے۔ وہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا، مختلف سا لگا۔ یقین کرو، میری سوسائٹی کی لڑکیوں کی سب سے بڑی فینٹیسی بھی شادی ہے نہ ہے۔ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا، کافی کا خالی کپ ہاتھ میں گھما بھی رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کو سگار کی طلب ہو رہی تھی۔ لیکن کیا تم شادی کر کے پچھتا رہی ہو؟ پتہ نہیں، شاید مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک اجنبی ملک کے ایئرپورٹ پہ 100 مسئلوں میں گھری مبینہ مبین کو ایک اجنبی کے سامنے دل ہلکا کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ وہ اجنبی تھا ہی ایسا۔ شاید میں نے غلط کیا، میری پڑھائی ادھوری رہ گئی۔ مجھے شوق نہیں ہے کیریئر بنانے کا، میری بہن کو بہت شوق ہے۔ اور اس کی آواز بھیگی۔ مجھے نہیں لگتا اب وہ کبھی شادی کرے گی، وہ کیریئر بنائے گی۔ شاید وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا رکھا ہے شادی میں؟ بہتر ہے لڑکیاں اپنا کیریئر بنائیں تاکہ جب وہ ٹریول کریں تو ان کے پاس ان کے اپنے کارز ہوں۔ بے بسی سے آنسو آنکھ سے ٹپکا۔ تمہاری بہن درست کہتی ہے، لڑکیوں کو مالی طور پر انحصار ہونا چاہیے۔ مبینہ مبین کے دل کو دھکا سا لگا۔ مگر میں گھر بنانا چاہتی تھی، ایک خوبصورت گھر جہاں میرا شوہر میرے لیے کمائے اور میں ہمارے بچے پالوں جیسے ہماری ماں نے ہمیں پالا۔ کیا میں غلط ہوں؟ نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کپ نیچے رکھا۔ تم بھی درست ہو، گھر بنانا تو سب سے ضروری ہے، تمہیں بنانا چاہیے اور تمہارے شوہر کو تمہارے لیے کمانا چاہیے۔ وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی، آنسو پلکوں کے باڑ پہ رک گئے۔ میں بھی درست ہوں اور میری بہن بھی؟ دونوں ایک وقت میں کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ جیسے رات اور دن ایک ساتھ رہتے ہیں، جیسے اس دنیا میں بہت سے متضاد حقیقتیں ایک ساتھ موجود ہیں، ایسے ہی تم بھی درست ہو بینا، اور تمہاری بہن بھی درست ہے۔ وہ آگے کو جھکا اور نرمی سے اس کو دیکھا۔ تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تم کرنا چاہتی ہو۔ گھر بنانا چاہتی ہو، گھر بناؤ۔ کام کرنا چاہتی ہو، کام کرو۔ دونوں کرنا چاہتی ہو، دونوں کرو۔ پھر وہ دائیں بائیں شیشے کی دیوار کو دیکھنے لگا جس کے پار دور تک پھیلے جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ اور اگر شوہر سے نہیں بنتی اور اس کو چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو، اس کی آواز کانپی، تو تمہیں اس کا حق ہے۔ تمہارے بیٹے بھی تمہیں اس کام سے نہیں روک سکتے۔ آخری فکرہ زیر لب کہا تھا۔ اب اس کے فون نہ اٹھانے پہ میں اسے چھوڑ تھوڑی دوں گی۔ ماہی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایک دم اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ ہر کسی نے شادی کے وقت کہا تھا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، کیوں کر رہی ہے شادی؟ لیکن اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، اور یہ وہ پہلا پڑھا لکھا آدمی تھا جس نے اس کے خیالات کی تصدیق کر دی تھی۔ لیکن تمہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنی چاہیے۔ کروں گی، لیکن مجھے پڑھائی سے زیادہ پرانے گھروں کو رینوویٹ کر کے بالکل نیا کرنے کا شوق ہے۔ میں یہی کام کرتا ہوں۔ ہم قطر میں پرانی اپارٹمنٹ بلڈنگز کو رینوویٹ کر کے تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر اسے بیچتے ہیں۔ وہ بے اختیار بولا۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو اس اجنبی نے اپنے بارے میں بتائی تھی۔ اور کیا ہر تبدیلی کی اپنی کہانی ہوتی ہے؟ کہانی؟ وہ سمجھا نہیں۔ میری بہن کہتی ہے کہ آپ کسی جگہ کو ایسے ہی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہر تبدیلی کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اور ایک اچھے بزنس مین کو اس کہانی کو بیچنا آنا چاہیے۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا، بس لبوں پہ مٹھی جمائے اسے دیکھے گیا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ کسی ریسٹورنٹ کے بارے میں بتا رہی تھی جس کو اس کی بہن رینوویٹ کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اٹھو، تمہاری فلائٹ بک کرتے ہیں۔
वो उठ खड़ा हुआ तो वो हैरत से देखे गई, मगर इबाद ने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी फ़्लाइट का वक्त हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। अभी मैं तुम्हें टिकट ले देता हूँ, तुम बाद में मुझे पैसे वापस कर देना। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो फ़ौरन से इनकारी हुई। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। मैंने इसलिए आपको अपने साथ बैठने के लिए नहीं कहा था, मुझे सिर्फ पैनिक हो रहा था, वरना इसके रुखसार सुर्ख हुए। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, एयरलाइन को दे रहा हूँ। जब वो तुम्हें वापस करें तो तुम मुझे वापस कर देना। बात ख़त्म, उठो। इसने मोबाइल निकाल लिया और इसे उठने का इशारा किया। वो बैग उठाए मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी हो गई। उफ़ बाद इस सारे प्रोसेस में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। बोर्डिंग पास हाथ में आते ही इसने ममनूनियत से इस अजनबी को देखा। थैंक यू, लेकिन मैं ये पैसे वापस कर दूँगी। मुझे कोई अकाउंट नंबर या अपना कार्ड दे दें। माहिर ने इसका बैग उठाया और जेब से पेन निकाला। वह ताजुब से इसे देखने लगी। वो बैग के स्ट्रैप पे पेन से एक फ़ोन नंबर लिख रहा था। माही के लाभ खुल गए। अभी दोहा एयरपोर्ट पे लैंड करते ही इसने हॉरड से ये बैग लिया था, ज़िंदगी सबसे महंगा बैग, और कमबख्त ने इसको दागदार कर दिया था। लेकिन वो एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं थी। बैग वापस रख के माहिर फीज ने मुस्कुरा के इसे देखा। दोहा मेरा ही शहर है, यहाँ अगर कोई मदद चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना, 1 in 50। फिर जेब से कुछ निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। ये कुछ बीज हैं, अगर वक्त मिले तो इनको उगा देना। माही ने इसके हाथ से वो प्लास्टिक का नन्हा सा पैकेट थाम लिया जो बीजों से भरा था। वो दूर चला गया और वो इस अजनबी को दूर जाते देखती रही, यहाँ तक कि वो इंसानों की भीड़ में गुम हो गया। फिर इसे अपना गेट मालूम करने के लिए बोर्डिंग पास देखा तो वो चौंकी, लब खुले के खुले रह गए। इस आदमी ने माही को बिजनेस क्लास टिकट लेके दिया था। यकीनन इसे एहसास हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो चाहता था कि वो आराम से सफ़र करे। लेकिन क्या एयरलाइन बिजनेस क्लास का लाखों का टिकट रिफंड करेगी? शायद नहीं। इसने परेशानी से सर उठा के इसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो अब कहीं नहीं था। एयरलाइन वापस करेगी या नहीं? वो इसके पैसे इसको ज़रूर वापस करेगी, चाहे इसे जेवर ही क्यों ना बेचना पड़े। पता नहीं कौन था 4 घंटे इसके साथ बैठा रहा और इसकी इतनी मदद की। शायद वो इससे ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वही इसका 50 में से एक हो।